जब बीरबल ने कर दिया असंभव को संभव, दरबार का वो सवेरा कुछ अलग था। हवा में ठंडी समीर थी और आगरा के किले की दीवारों पर सूरज की पहली किरणें गोलमटोल चश्मों से झिलमिला रही थी। आम दिनों की तरह सभा ठाठ था, मगर आज का माहौल कुछ भारी सा, बेचैन सा। सम्राट जहांगीर के बाद के वंश के इस सताए हुए सम्राट अकबर का मन कुछ दिनों से उलझा हुआ दिख रहा था। वो खामोश, सोच में डूबा और अक्सर अजीब सी चुनौतियां रखने लगा था। आज भी उसने दरबार में आम्र विक्रम व जौहरियों के मेलजोल के बीच एक कठिन प्रश्न उठा दिया था। बीरबल, अकबर ने अचानक कहा। आवाज में वही अति निर्णायक लहजा था जिसे सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल, जो अपनी सहज मुस्कान और चुटकी भर बुद्धि के साथ हाल ही में दिवंगत संसार के सारे दुख हल कर देता दिखता था, अपनी जगह से उठकर अकबर के पास खड़ा हो गया। बताइए क्या चाहिए? उसने नम्रता से पूछा। अकबर ने ठंडी आंखों से दरबार को देखा। मुसलसल मंत्रियों, सैनिकों और विदेशी दूतों की भीड़। फिर बोला, मैंने सुना है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग सचमुच इतना चतुर है कि असंभव को संभव कर सके। आज एक चुनौती दी जाती है। एक ऐसी वस्तु लेकर आओ जो किसी भी तीर से बच सके, किसी भी आग में न सले और जिसे पानी में डुबो देने पर भी कोई असर न हो। इसके साथ ही वो वस्तु इतनी हल्की होगी कि हवा में उड़ सके और इतनी कीमती कि सारी दुनिया उसकी कीमत न चुका सके। जो व्यक्ति ये साबित कर दे कि ऐसी वस्तु है, वही विजेता होगा। दरबार में एक हल्का ठहाका उठा। किसने नहीं सुना था कभी ऐसा सवाल? मंत्री एक दूसरे की ओर नजरें मिलाकर मुस्कुराए। शाही कवि ने तुरंत कुछ शेर रचने की ख्वाहिश जताई, मगर अकबर की ठंडी मुस्कान ने सभी को चुप करा दिया। चुनौती स्पष्ट और कठिन थी, इतनी कठिन कि लोगों ने इसे केवल अकबर की एक और शाही शौकिया परीक्षा मान लिया। कुछ दरबारियों ने कहा, यह तो असंभव ही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं। किसी ने कहा, यह किसी जादू या साजिश की बात हो सकती है। पर बीरबल चुप रहा। वो अक्सर चुप्पी में ही अपने विचार पल्लवित करता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे देखकर अकबर के चेहरे पर भी उत्सुकता की झलक आई। ठीक है, बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें वो वस्तु लाकर दिखाऊंगा। उसकी आवाज में किसी तरह का आत्मविश्वास था जो देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, तो समय दिया जाता है 3 दिन। 3 दिन के अंदर लाकर दिखाऊं और जो तुलनात्मक मूल्य होगा वही इनाम मिलेगा। यह सुनकर बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से विदा लिया। 3 दिन, समय कम था, पर बीरबल के लिए यही प्रेरणा थी। वो अपने छोटे से कक्ष में गया जहां किताबों का अंबार और पुरानी चीजों का संग्रह था। वहां उसे न केवल इतिहास की कहानियां मिलती, बल्कि लोगों की कमजोरियों और इच्छाओं की गहरी समझ भी होती। बीरबल ने घड़ी देखी, फिर एक पोथी उठाई। वहां उन पुराने लेखों में लेख मिले जिनमें कहा गया था कि असली चमत्कार अक्सर मन में होते हैं, वस्तु में नहीं। बीरबल ने मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। पहले उसने बाजार का चक्कर लगाकर दुनिया भर के कारीगरों, जौहरियों और जादूगरों से बातें की। किसी ने सोने का दर्ज किया, किसी ने चुंबक और किसी ने दुर्लभ रेशम की बातें की, पर सब असमर्थ रहे। फिर वो कुछ दिनों पहले वाली एक घटना याद करने लगा। कहते हैं कि किले के पास एक वृद्ध गृहस्थ रहता था जो बहुत शांत और अल्पवासी था। बीरबल ने उस वृद्ध को ढूंढा और उसके सामने बैठकर चाय पी। वृद्ध की आंखों में कुछ अजीब सा ज्ञान था। बीरबल ने सवाल रखा, ये बताइए कि क्या असंभव को संभव किया जा सकता है? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, असंभव वस्तुओं की खोज बंद करो बेटा। असंभव को समझो तो वो संभव हो जाता है। वो वस्तु जो तुम खोज रहे हो वो किसी धातु या वस्त्र में नहीं है, वो इंसान का संकल्प है, उसका विश्वास है। बीरबल ने उस उत्तर को सोचा और फिर अपने कंबल पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। वो जानता था कि अकबर चुनौती देना चाहता है,
केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि दरबार की इतनी सत्ता का हाल जानना चाहता है कि क्या लोग अब भी केवल बाहरी चमक और कीमती वस्तुओं को महत्व देते हैं या किसी वैचारिक चीज को। तीसरे दिन जब बीरबल राजा के सामने पेश हुआ तो दरबार में उत्सुकता का ठहराव था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, लाओ वो वस्तु। बीरबल ने एक लकड़ी का डिब्बा दरबार की मेज पर रखा और चुपचाप कहा, यह वस्तु देखकर आप खुद समझ जाओगे। अकबर ने दरबारियों की निगाहों के बीच डिब्बा खोला। अंदर कुछ नहीं था, केवल एक छोटा सा मोती जैसा चमकता हुआ कागज का टुकड़ा और एक पतला शीशा कांच का रखा था। सभी चौंक गए, खासकर वे लोग जो सोना चांदी और कीमती पत्थरों की उम्मीद कर रहे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह क्या, कोई खिलौना? क्या इसी से असंभव को संभव करना चाहोगे? बीरबल ने शांत होकर कहा, गौर फरमाइए, यह कागज नहीं बल्कि मेरा वचन है, एक लिखित प्रतिज्ञा। और ये शीशा, ये आपके दरबार के हर व्यक्ति का रोजमर्रा का प्रतिबिंब है। आप पूछ रहे थे एक ऐसी वस्तु की जो आग में न जले, तो मेरा वचन न तो आग से जलता है न पानी से भीगा सकता है। आप कह रहे थे कि वो तीर से भी सुरक्षित रहे। मेरा वचन मानव के संकल्प से नष्ट न हो। ये हल्की है, क्योंकि वचन का बोझ उठाना आसान प्रतीत हो सकता है, पर कैसे उठाया जाता है उसी से हठ और वचन का मूल्य पता चलता है। और ये कीमती है, क्योंकि एक सच्चे वचन का मूल्य सोने चांदी से भी अधिक है। बीरबल ने धीरे से कहा, मैंने ये वचन आज सुबह दरबार में उन सबके समक्ष लिखा है कि मैं 3 दिनों में ये दिखाऊंगा कि असंभव संभव है, और मैंने इसे पूरा किया। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हंस पड़े, पर अकबर की आंखों में जिज्ञासा की लौ फिर से प्रज्वलित हुई। उसने कहा, तुमने बहुत सुंदर शब्द कहे, पर असली परीक्षा क्या है? आग में जलाकर दिखाओ, पानी में डुबो कर दिखाओ, तीर चलाकर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। अकबर की चुनौती अभी बाकी थी। बीरबल थिरा नहीं, वो आगे बढ़ा। आप आज इन वचनों को सुनेंगे, बीरबल ने कहा, पर कारण यह है कि असंभव को संभव दिखाना केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से करना होता है। आज मैं एक ऐसा कार्य करूंगा जो आपकी आंखों के सामने असंभव को संभव बना देगा। यह कहकर बीरबल ने दरबार से एक दरख्त उठाने की आज्ञा मांगी। लोग हैरान हुए, लेकिन अकबर के इशारे पर एक बाग से छोटी सी पौधी लाकर दरबार के बीच लगाया गया। यह वही बाग था जहां कुछ महीने पहले सूखे की मार पड़ी हुई थी। हमेशा कुछ सूखे पत्ते ज्यों के त्यों पड़े रहते थे। 20-30 मिनट की तैयारी के बाद बीरबल ने पौधी के पास खड़े होकर कहा, आप सब अपनी आंखें बंद कर लो और एक एक बार मेरे साथ ये शपथ लें कि हम जो कहते हैं उसे निभाएंगे। दरबारियों ने थोड़ी हिचक के बाद आंखें बंद कर ली। बीरबल ने हर किसी के सामने कहा, मैं अब इस पौधी पर पानी नहीं डालूंगा, ना ही इसे विशेष खाद दूंगा, पर मैं आज इस पौधी से जुड़ा एक निर्णय लूंगा। यह निर्णय इस पौधी के जीवन की तरह है। यदि हम अपने वचनों पर टिके रहे तो ये पौधी हर सुबह ताजी हो जाएगी, पर यदि हम वचन तोड़ेंगे तो ये शुष्क ही रहेगा। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, क्या वचन और पौधी का क्या संबंध? बीरबल ने एक पुराना सुंदर कागज निकाला और उस पर लिखा, यहां के सभी दरबारी, मंत्री और अधिकारी जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ या झूठे वादों में लिप्त होंगे, वे स्वयं इस पौधी के साथ यथार्थवादी बर्ताव करेंगे। कागज पर बीरबल ने आगे लिखा, यदि कोई भी शख्स वचन तोड़ता पाया गया तो उसे सार्वजनिक रूप से उसकी गलती माननी होगी, और जो पाप उसने किया है उसका पक्ष न भूला जाना चाहिए। यह देखकर दरबार में हल्की खलबली मची। कई लोगों के चेहरे लाल हो गए, कुछ लोग घबरा गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दस्तावेज केवल शब्द नहीं, मैं इसे आज यहां जनता के समक्ष रखता हूं। जो इसका उल्लंघन करेगा वो स्वयं को बेनकाब करेगा। और ये वही असंभव है जो संभव हो सकता है। जब लोग अपने वचनों पर खड़े होते हैं, तब असंभव जैसे भ्रष्टाचार का समाप्त होना संभव बन जाता है। अकबर की आंखें गंभीर हो गई।
उसने पूछा, और पोधी का क्या? बीरबल ने कहा, पोधी इस धरती का प्रतीक है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी कर्तव्यों की जड़। जब तक भ्रष्टाचार और झूठ हमारा भोजन रहेगा, ये पोधी सूखा रहेगा। पर यदि हम सत्य और ईमानदारी को अपनाएंगे, ये पोधी हर रोज ताजा होगा। बीरबल ने उन 3 सामंतों को बुलाया जो अक्सर अपना फायदा उठाते थे और सार्वजनिक उपहार के नाम पर जनता की जमीनें हड़प लेते थे। यदि तुम सब सच्चाई स्वीकार करोगे और उन लोगों को न्याय दोगे जिनके अधिकार छीने गए हैं, तब ये पोधी नया जीवन पाएगी, बीरबल ने कहा। महाराज की आवाज में सख्ती और दया का मिश्रण था। किसी ने भी पहले इतना निर्भीक प्रस्ताव नहीं सुना था। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, हमारे राजनैतिक हित? किसी ने पूछा, पर बीरबल ने सबको शांत कर दिया और कहा, वचन लेना आसान है पर उसे निभाना कठिन। देखिए मैं कैसे ये असंभव संभव बनाता हूं। फिर उसने वादों की एक सूची बनाई, सबके सामने रखी और हर दरबारी से सार्वजनिक रूप से हस्ताक्षर करवाए। ये सब देखकर अकबर ने मुस्कान के साथ दरबार के एक कोने में अपना मुकुट हटाया और हस्ताक्षर किए। तभी एक छोटे से ओस के बाद, जिससे लोग अनजान थे, पोधी के पत्ते वास्तविक रूप से हरे होते दिखने लगे। लोगों ने कहा कि ये जादू है, पर बीरबल ने शांति से कहा, ये जादू नहीं, ये केवल मानव सच्चाई का नतीजा है। जब हम अपने शब्दों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, तो समाज का हर तंतु फलता फूलता है। अकबर ने अगले दिन एक जांच करवाई। किसी ने पाया कि जिस जमीन की वसूली के नाम पर सामंतों ने जबरदस्ती की थी, वे जमीनें वापस लोगों को मिलनी चाहिए। कई झूठ और अन्याय की परतें खुली। धीरे धीरे एक एक करके कई लोग जो छुपे हुए थे सामने आए और अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति की। कुछ दरबारियों ने ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कहा, पर जनता ने इसे नई उम्मीद के रूप में देखा। और जिस पोधी को लोग रोज रोज देखकर ही भूल चुके थे, वो अब सजीव हो उठता दिखा। हर सुबह उसके पत्ते जी उठते और धीरे धीरे वहां के छोटे किसान और बागवानों का मन भी बदलने लगा। वे अब ज्यादा सतर्क थे और अपने कर्तव्यों को निभाने लगे। कुछ सप्ताह बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मैं अब भी कह सकता हूं कि असंभव संभव नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, आपके सामने जो असंभव था, भ्रष्टाचार और झूठ को समाज से मिटाना, वो दिन भर में नहीं होगा, पर यह शुरू हुआ है। असंभव तभी संभव हुआ जब जनता और सत्ताधारियों दोनों ने अपने अपने वचन निभाने की ठानी। आपने चुनौती दी थी वस्तु की, और मैंने आपको वो वस्तु दी, ये वचन। आप कह रहे थे कि वो आग में न जले, वचन लोगों के दिल में जला है और फिर भी बना हुआ है। आप कह रहे थे कि वो पानी में न डूबे, वचन का महत्व हर आंसू में और हर संघर्ष में बढ़ता गया। आप कहते थे कि वो तीर से न टूटे, वचन की रक्षा करने वाले लोग अब इस तीर का सामना कर सकते हैं। अकबर को कुछ चुभा। वो जानता था कि बीरबल का खेल सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता का था। दरबारियों में जो असहजता थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगी, क्योंकि उनका अगला सवाल खुद उनका सामना था। बीरबल ने इस प्रकाश में यह भी जोड़ा कि किसी वस्तु को असंभव बनाना साबित करने से बेहतर है कि हम असंभव को तोड़कर संभव की राह खोलें। उसका दावा यह था कि असंभव वो नहीं जो बाहरी तत्वों में मौजूद हो, बल्कि वो जो समाज के भीतर जड़ जमा चुका हो, भूल, डर और लालच। यदि इन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाए तो असंभव की परिभाषा बदल जाएगी। कई महीनों तक ये प्रयोग चलता रहा। बीरबल ने प्रतिज्ञाओं के दस्तावेज बनाए, परंतु मुख्य बात यह थी कि ये दस्तावेज केवल कागज नहीं रहे, वे सार्वजनिक रूप से पढ़े गए, और जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और क्षतिपूर्ति की। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। कई बार सत्ता के घटक विरोध करते, बल्कि कुछ ने बीरबल पर षड्यंत्र का आरोप भी लगाया, परंतु अकबर ने स्पष्ट किया कि वो न्याय की परिभाषा बदलने के लिए तैयार है।
धीरे धीरे दरबार में एक नया आत्मसंयम आया। लोगों ने अपने दोष स्वीकार किए और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। किसी ने कहा कि बीरबल ने जादू किया, पर बीरबल जानता था कि उसका असली जादू लोगों के अंदर की अच्छाई को जगाना था। वो हर बार यही कहता, जिस समाज में लोग अपने वचनों का पालन करें, उसे कोई बाहरी शत्रु नहीं हिला सकता। ये असंभव केवल दिखावे का भ्रम है। और ठीक उसी तरह जिस दिन लोग अपने अपने वचनों का पालन करने लगे, उस पौधी के पत्ते फिर से उगे और वहां का बगीचा आबाद हो उठा। ठीक उसी तरह जैसे समाज में सच बोलने के बाद उसका अंधेरा हटता है। कई सालों बाद जब अकबर बूढ़े हुए थे और उन पर शासन का भार कम पड़ रहा था, तब भी बीरबल की उस चाल की चर्चा होती रही। लोगों ने माना कि असंभव को संभव बनाना कोई भौतिक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक नीतिगत और मानवीय क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसा प्रयोग जिसने दिखाया कि परिवर्तनों की जड़ लोगों की नैतिकता और वचनों में होती है। एक बार किसी विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या आपने कभी सोचा कि आप असल में क्या कर रहे थे? क्या ये केवल दर्शन था या राजनीति का एक नया रूप था? बीरबल ने हंसकर कहा, दोनों ही थे। जब नीति में न्याय नहीं होता और दर्शन में व्यवहार नहीं, तब समाज के ताने बाने ध्वस्त हो जाते हैं। मैंने असंभव इसलिए संभव किया क्योंकि असंभव का रूप कभी केवल चीजों में नहीं होता। ये लोगों की आदतों और विचारों में बंद रहता है। उसे खोलने के लिए बुद्धि के साथ साथ हिम्मत और सच्चाई की जरूरत होती है। लोक कथाओं में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कहते हैं कि बीरबल ने न केवल एक असंभव वस्तु का वादा पूरा किया, बल्कि उसने ये सिखाया कि असंभव को वास्तविकता में तब बदला जा सकता है जब सामुदायिक वचन और नैतिक अनुशासन मिलकर काम करें। अकबर ने बाद में बीरबल को सार्वजनिक सम्मान दिया, पर बीरबल ने जो इमारत सबसे अधिक ऊंची उठाई, वो कोई महल नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में ईमानदारी और साहस की दीवार थी। कहानियां ऐसे ही बुनती है। साधारण घटनाओं में गहरा अर्थ छुपा रहता है। जब बीरबल ने कहा कि असंभव को संभव कर सकता है, उसने केवल एक वचन नहीं दिया, उसने एक आंदोलन की चिंगारी जलाई, जो लोगों के छोटे छोटे कर्मों से बढ़कर एक बड़ी ज्वाला बन गई। और उस ज्वाला ने समाज को रोशन किया। एक ऐसी रोशनी जो न आग से बुझती थी, न पानी से डूबती और न किसी तीर से छिनती। ये रोशनी थी मानव वचन की। एक छोटी सी सीख, असंभव को संभव बनाना कोई जादू नहीं, ये मन, वचन और कर्म का मिलन है। जब हम अपने वचनों पर खड़े होते हैं तो बदलते हैं हम और बदलती है हमारी दुनिया। अगली कहानी का शीर्षक अकबर और अनमोल आराधना। अकबर और अनमोल आराधना। सुबह का समय था और फतेहपुर सीकरी की गलियों में हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सूरज की किरणें लाल पत्थरों की दीवारों पर पड़कर उन्हें सोने जैसा चमका रही थी। दरबार लगने में अभी कुछ समय था, पर आज अकबर का मन असामान्य रूप से व्याकुल था। पिछले कुछ दिनों से उसके कानों में अलग अलग तरह की बातें पड़ रही थी। कोई कहता था कि लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं, कोई कहता कि पूजा पाठ दिखावा बन गया है, और कोई ये भी फुसफुसाता कि सच्ची भक्ति अब केवल शब्दों में रह गई है। अकबर के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या सच में लोग ईश्वर को मानते हैं या केवल उसका नाम लेकर अपने स्वार्थ पूरे करते हैं? दरबार सजा, नगाड़े बजे और अकबर अपने सिंहासन पर बैठा। आज उसकी आंखों में गंभीरता थी। बीरबल ने यह तुरंत भांप लिया कि बादशाह के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। औपचारिक बातें समाप्त होते ही अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोला, मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और इसका उत्तर मुझे केवल शब्दों में नहीं बल्कि प्रमाण के साथ चाहिए। बताओ, सच्ची आराधना क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पंडितों ने शास्त्रों के उद्धरण याद किए, मौलवियों ने आयतों की बातें सोची, साधुओं ने तपस्या का उल्लेख किया, पर कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। सबको डर था कि उनका उत्तर अधूरा न साबित हो जाए। तभी बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया
और हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कर्म के माध्यम से देना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। 3 दिन का समय है, उसने कहा। इन 3 दिनों में मुझे दिखाऊं कि सच्ची आराधना क्या होती है। अगर तुम सफल हुए तो ये केवल दरबार ही नहीं, पूरी प्रजा के लिए एक सीख बनेगी। बीरबल ने प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल आया। उसके मन में कोई पुस्तक, कोई श्लोक या कोई उपदेश नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को देखने की जिज्ञासा थी। वो सबसे पहले नगर की गलियों में गया। उसने देखा कि एक मंदिर के बाहर लोग लंबी कतार में खड़े हैं, पर भीतर जाकर वही लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। थोड़ी दूर एक मस्जिद के बाहर कुछ लोग नमाज के बाद गरीबों को डांटते हुए भगा रहे थे। बीरबल ने सब देखा, पर कुछ कहा नहीं। आगे बढ़ते हुए वो शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां झुग्गियां थी। वहां उसने एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कांपते हाथों से एक घायल बच्चे के घाव पर कपड़ा बांध रही थी। न उसके पास धन था, न कोई पहचान। बीरबल ने पूछा, मां, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं लगता। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान तो हर जगह है। अगर ये बच्चा मेरे सामने है तो उसकी सेवा ही मेरी पूजा है। उस उत्तर ने बीरबल के मन में हलचल पैदा कर दी। वो आगे बढ़ा और एक और दृश्य देखा। एक गरीब किसान, जो रोज सुबह नदी के किनारे दीप जलाता था, पर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले हर भूखे को अपने भोजन का हिस्सा देता था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी पूजा क्या है? किसान बोला, मैं जब तक किसी भूखे को खाना न दे दूं, तब तक मेरी प्रार्थना अधूरी रहती है। 3 दिन बीरबल ने ऐसे ही बिताए। लोगों को देखा, उनके कर्मों को समझा और ये महसूस किया कि सच्ची आराधना शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। तीसरे दिन वो दरबार में लौटा। उसके हाथ में न कोई मूर्ति थी, न कोई ग्रंथ, न कोई ताबीज। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कहाँ है तुम्हारी अनमोल आराधना? बीरबल ने दरबार के बीच एक खाली जगह की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं मेरे साथ चलें। अकबर हैरान हुआ, पर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो सिंहासन से उतरा और बीरबल के साथ नगर की ओर चल पड़ा। पूरा दरबार पीछे पीछे था। बीरबल उन्हें उसी झुग्गी बस्ती में ले गया। वहां वही बूढ़ी स्त्री थी, वही घायल बच्चा, वही किसान और कई साधारण लोग। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये लोग न बड़े विद्वान हैं, न इनके पास धन है, पर इनका हर कर्म किसी मंत्र से कम नहीं। उसने बूढ़ी स्त्री से बच्चे को पानी पिलवाया, किसान से अपने भोजन का हिस्सा बंटवाया और फिर अकबर की ओर देखा। अकबर की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि आराधना का मूल्य सोने चांदी, भव्य इमारतों या ऊंची आवाजों में नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और निस्वार्थ भाव में है। उसने वही घोषणा की कि राज्य में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा और जो दूसरों के दुख को कम करेगा वही सच्चा आराधक कहलाएगा। दरबार लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे वह दिखाया जो वर्षों की सत्ता भी नहीं सिखा सकी। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, आराधना कोई वस्तु नहीं जिसे दिखाया जाए, ये तो एक भावना है जिसे जिया जाता है। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में बदलाव दिखने लगा। लोग पूजा के साथ सेवा को जोड़ने लगे। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के बाहर लंगर और सहायता केंद्र खुलने लगे। धर्म अब विभाजन नहीं, बल्कि जुड़ाव का माध्यम बन गया। एक छोटी सी सीख, सच्ची आराधना दिखावे में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझकर उनकी सेवा करने में है। अगली कहानी का शीर्षक, बीरबल और सच की आखिरी परीक्षा। बीरबल और सच की आखिरी परीक्षा। दरबार में उस दिन कुछ अलग सा सन्नाटा था। फतेहपुर सीकरी की सुबह की ठंडी हवा जब महल की तीखी खिड़कियों से टकराकर वापस आ रही थी, तो हर कोई जान रहा था कि आज का दिन सिर्फ किसी हल्की फुल्की कहानियों
या हुक्मरान के तमाशों का नहीं था। अकबर की भरी हुई आंखों में एक गंभीरता थी जो बीते दिनों में कम ही देखी गई थी। उसने बीरबल को अपनी ओर बुलाया और कहने लगा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुमने पहले कितने ही मुश्किलों को हल कर दिया है, हंसी में, चतुराई में और शरारत में। पर आज मैं तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम सच के साथ खड़े रहोगे और असत्य को बेनाम कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह परिपक्व है। पर याद रखना, यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र की भी परख होगी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जो भी परीक्षा हो मैं स्वीकार करता हूं। पर उसकी आंखों में एक शांत चिंता झलक रही थी। ऐसा नहीं कि वह किसी डर से कांप रहा हो, बल्कि उसे पता था कि कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो केवल जवाब देने से पूरा नहीं होते, उन्हें जीकर दिखाना पड़ता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोला, यह परीक्षा 1 सप्ताह की होगी। 1 सप्ताह के भीतर जो भी सच की रक्षा करेगा और झूठ की परतों को खोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। पर शर्त यह है, तुम किसी भी प्रकार की सीधी बहस या युद्ध का सहारा नहीं ले सकते। तुम्हें केवल अपने शब्दों, चालाकी और सार्वजनिक न्याय से काम लेना होगा। जो भी विधि अपनाओगे वो न्याय संगत और सभ्य होनी चाहिए। बीच बीच में कुछ मंत्री हंसे। उन्होंने कहा कि यह आसान है। कुछ लोग बोले कि बीरबल जी का क्या बिगाड़ होगा। पर बीरबल ने चुपचाप सिर हिलाया और हट गया। उसे पता था कि सच्चाई की राह अक्सर अकेली पड़ती है और वो अकेले चलने को तैयार था। पहला दिन बीरबल ने शहर के बाजार का जायजा लिया। वहां का जीवन हमेशा चरम पर रहता था। व्यापारी, चौखटे, जोगी, पंडित और दूसरी तरह की भीड़। बीरबल ने ध्यान से देखा। किसी की बोली में झूठ, किसी की बोली में अतिशयोक्ति, किसी के चेहरों पर दाग थे जिन्हें वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर असली झूठ वे नहीं थे जो मुख पर थे। असली झूठ वे थे जो कानून और व्यवस्था के बीच छिपे हुए थे। भ्रष्टाचार, बेशर्मी से किया गया छल और उन अदृश्य हाथों का खेल जो लोगों की जिंदगियां बांट देते थे। दूसरा दिन बीरबल ने एक छोटे से गांव की तरफ रुख किया जहां हाल ही में फसल कटने के बाद अनाज के वितरण में गड़बड़ी की खबरें आई थी। उसने देखा कि कुछ दरबारियों के अनुगामी वहां के गरीबों का हिस्सा अपने थालों में डाल रहे थे और नक्शों में उन खेतों के अस्तित्व को मिटाया जा रहा था। बीरबल ने चुपके से उन दस्तावेजों की जांच की और पाया कि नकल में कुछ ऐसे चिन्ह थे जो केवल एक विशेष मंत्री के दफ्तर पर इस्तेमाल किए जाते थे। पर सीधे जाकर आरोप लगाने से बात बढ़ सकती थी। यहां बीरबल की चालाकी काम आई। उसने उन दस्तावेजों की प्रतियां बनवाईं, पर उसकी प्रतिलिपियां कुछ अजीब तरह से संशोधित हुई। न केवल शब्दों में बल्कि पन्नों की खरोंचों और स्याही के निशानों में भी कुछ बदलाव किए गए जो केवल सच बोलने पर उजागर होंगे। तीसरे दिन उसने एक नाटक की योजना बनाई। बीरबल ने कुछ कलाकारों और ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें एक छोटी सी नाटिका में शामिल किया जहां कथा थी एक धनी जमींदार और एक निर्दोष किसान की। जमींदार ने सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की और किसान परेशान हुआ। नाटक का मंचन अकबर के सामने रहेगा, ऐसा बीरबल ने तय किया। नाटक में जो वाक्य और जिन संकेतों का उपयोग किया गया वे उन असल दस्तावेजों की मामूली नकल थे जिनमें फसल के हिस्सों की छेड़छाड़ दिखाई गई थी। जब नाटक मंच पर चला तो दर्शक उसमें मजा लेने लगे। पर बीरबल ने किया क्या था कि उसने मंच पर कुछ ऐसे सवाल घोल दिए जिनका जवाब केवल सच्चाई दे सकती थी। कुछ मिनटों में जमींदार के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो समझ गया कि न केवल जनता की आंखें खुल रही हैं, बल्कि लोगों के कान भी खोले जा रहे हैं। चौथे दिन एक गुप्त साक्षात्कार हुआ। बीरबल ने एक मध्यम दर्जे के चोर को पकड़ा जो अक्सर दरबार के आसपास के घरों में चोरी करता था। पर इस चोर की असली कहानी अलग थी। वो अनाज की उन राशियों तक पहुंचता था जो रात में भ्रष्ट दरबारियों के घरों में पहुंच जाती थी। वो चोर वही राशियां लेकर गांव के गरीबों में बांट देता था।
बीरबल ने चोर से बात की और उसकी कहानी सुनी। वो चोर बताने लगा कि उसने सच्चाई से लड़ने के लिए चोरी को हथियार बनाया था, पर उसकी चोरी के कारण भी कई लोगों की जिंदगी बची थी। बीरबल ने चोर को माफ किया और उसके बदले उसे सच बताने की सीख दी कि चोरी सत्य को मिटा नहीं सकती, पर उसकी जरूरत कभी कभी समाज की कमी को दिखाती है। बीरबल ने चोर को सरकार के सामने खड़ा करने का निश्चय किया ताकि लोग जान ले कि असल अपराधी वे नहीं जो अनाज बांटते हैं, बल्कि वे जो अनाज छीनते हैं। 5वें दिन बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई, पर यह सामान्य सभा नहीं थी। उसने अकबर से अनुरोध किया कि वे सभी जनप्रतिनिधियों और गांवों के मुखियों को आमंत्रित करें और एक खुला मंच रखा जाए जहां जनता अपने सवाल सीधे पूछ सके। अकबर ने सोचा कि यह तो जनता के लिए अच्छा अवसर होगा, पर कुछ मंत्री इससे भयभीत थे क्योंकि खुला सवाल खुली बेइज्जती भी ला सकता था। सभा में जब सवाल उठने लगे तो कुछ छोटे छोटे बीमारियों, अनाज के घोटालों और नकल के मामलों की बातें सामने आईं। कुछ लोग शर्मिंदा होकर कुछ नाम लेकर बोलने लगे। बीरबल ने शांति से सब सुना और कहा कि जो प्रमाण सामने होगा उसे सार्वजनिक रूप से जांच करके दोषियों को सजा दी जाएगी। ये विचार सुनकर कुछ लोग चिल्लाने लगे, पर जनता का भरोसा बढ़ा कि अब सच का सामना होगा। 6ठे दिन बीरबल ने सबसे कठिन खेल खेला। उसने उस मंत्री को चुन लिया जो सबसे शक्तिशाली था, जिसके हाथों में सबसे ज्यादा कागज और पैसा था। बीरबल ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया जिसमें अकबर ने सभी दरबारियों को सम्मान दिए। इस समारोह में एक विशेष पुरस्कार दिया जाना था, पर बीरबल ने समारोह के सामने एक छोटा सा खेल रखा। उसने एक महफिल सजाई जहां उसने प्रश्नोत्तरी नहीं, बल्कि तरह तरह के चेहरे और चालें रखी जिन्हें देखकर किसी भी जालसाज का चेहरा खुद ब खुद खुल जाएगा। बीरबल ने उस मंत्री की चाल ढाल, उसकी बोलने की शैली, उसके पहनावे के ऊंचे नीचे सबका चुनाव इस तरह किया कि किसी भी क्षण वो असुरक्षित महसूस करे। और हुआ भी यही। मंत्री की आंखों में झुकाव आया, उसके हाथ कांपे और अचानक किसी ने ये घोषणा कर दी कि कुछ अनाज के बैग सरकारी स्टोर से गायब हुए हैं। उनके निशान उसी मंत्रालय तक पहुंचते हैं। मंत्री ने पलटाव करने की कोशिश की, पर भीड़ के चीरते सवालों के सामने वो टिक नहीं पाया। धीरे धीरे साक्ष्य सामने आए, नकल, स्याही के निशान और गवाह। अंततः मंत्री को अकबर के सामने खड़ा होना पड़ा और उसे अपनी गलती माननी पड़ी। अकबर ने दुख भरी आवाज में कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए, पर राजकाज का मतलब न्याय भी है, इसलिए दोषियों के साथ नियमानुसार व्यवहार किया जाएगा। 7वें दिन बीरबल ने अंतिम कदम उठाया। वो जानता था कि सच्चाई की रक्षा केवल दोषियों को पकड़ने में नहीं, बल्कि जनता को एक विश्वास देना है कि सच का मिलना संभव है। उसने सबको दरबार में बुलाया और कहा, मैं आज तुम्हें केवल अपराधियों का नाम नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि सत्य और असत्य के बीच का फर्क क्या है। उसने एक तालिका लगाई जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने सच के लिए आवाज उठाई और जिनके नाम उन लोगों के दस्तावेजों में कालिख लगी थी। फिर उसने हर एक के सामने सच के प्रमाण रखे, दस्तावेज, गवाह और वो नाटक जिसने सच्चाई की चीर दी थी। जनता के सामने दोषियों ने क्षमायाचना की और जिम्मेदारी ली। कुछ ने रो रो कर अपने पाप मान लिए, कुछ ने सोचा कि ये सब दिखावा है, पर बहुसंख्यक ने माना कि अब समय बदलना चाहिए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इसे इतना आसान नहीं बनाया होगा, तो आखिर उद्देश्य क्या था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मेरा मकसद केवल लोगों के अपराधों को उजागर करना नहीं था। मेरा मकसद यह दिखाना था कि सच्चाई को खोजने के लिए हमें साहस की जरूरत होती है। कभी कभी उस साहस का नाम जनता की सच्चाई है, कभी कभी उसका नाम एक चोरी करने वाला है जो अनाज बांटता है, और कभी कभी उसका नाम वही मंत्री है जो अब पश्चाताप करता है। पर सबसे मुख्य बात यह है कि सच्चाई तभी जिंदा रहती है जब उसे लोग अपनाएं।
मैंने ये परीक्षा इसलिए रखी ताकि आप जान सके कि न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि पुनरावर्तन और सुधार का नाम भी है। कई महीनों बाद उस राज्य में बदलाव साफ दिखने लगा। प्रशासन में पारदर्शिता की एक नई हवा आई, दस्तावेजों की नकल कम हुई, न्यायिक प्रक्रिया तेज हुई, और सबसे अहम बात यह कि लोग अब सार्वजनिक मुद्दों पर चीखने से नहीं डरते थे। बीरबल ने कई बार कहा कि यह अंतिम परीक्षा नहीं थी। सच्चाई की परीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। पर जनता के दिलों में आज भी वही सवाल गूंजता था, क्या असल में सच की जीत हो सकती है? और जवाब था हां, पर केवल तब जब लोग साहस से अपना आत्म परीक्षण करें। समय की धारा में बीरबल और अकबर की ये कहानी लोक कथाओं में, मेलों में और घरों की चौखट पर बताई जाने लगी। लोग इसे इसलिए याद करते क्योंकि इसमें सिर्फ किसी की चालाकी की चर्चा नहीं थी, इसमें इंसान की आत्मा की जांच थी कि क्या हम अपने दोषों को देखकर बदल सकते हैं, क्या हम सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। बीरबल ने सच की आखिरी परीक्षा इसलिए रखी थी ताकि लोग समझें कि सच्चाई की रक्षा केवल एक बुद्धिमत्ता की समस्या नहीं, ये चरित्र, साहस और सार्वजनिक भागीदारी की मांग करती है। कई वर्ष बाद जब बीरबल बूढ़ा हुआ और अकबर ने थोड़ी सी नफासत छोड़ दी, तब भी लोग उस सप्ताह की चर्चा करते। वे कहते कि बीरबल ने सच की आखिरी परीक्षा इसलिए करवाई ताकि लोग जान ले, झूठ का पर्दा चाहे कितना भी मोटा क्यों न हो, पर सत्य की एक छोटी सी किरण उसे चीर सकती है। और उस किरण के लिए हमें न केवल एक बीरबल की जरूरत होती है, बल्कि हर उस व्यक्ति की भी जरूरत होती है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। एक छोटी सी सीख, सच्चाई को छिपाने वाले पर्दे चाहे कितने भी घने हों, पर जब समाज में हिम्मत और ईमानदारी साथ आए तो सच अपने आप झलक उठता है। न्याय का अर्थ केवल दोषी पकड़ना नहीं, बल्कि सुधार और सच्चाई को जीना भी है। अगली कहानी का शीर्षक बीरबल और खोया हुआ आकाश। बीरबल और खोया हुआ आकाश। उस सवेरा कुछ अजीब था। फतेहपुर सीकरी के आसपास का आकाश, जो हमेशा साफ और साफ दर्पण सा चमकता था, उस दिन जैसे कहीं छिप गया हो। लोग बाजार में यही कहते नजर आ रहे थे, आज चांद भी नहीं निकला, तारों की चमक भी गायब है। बच्चे जो रात में छत पर लेटकर अंबर की कहानियां सुनते थे, वे आज उदास और थमे हुए थे। कुछ लोग कहते थे कि ये किसी बुरी शगुन की निशानी है। कुछ घरों में बुजुर्ग ने तुरंत पूजा पाठ बढ़ा दिया। अकबर के घर और दरबार में ये खबर झट से फैल गई। जहांपनाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल जिंदगी में ऐसे कई अजीबोगरीब मसलों का हल निकाल चुका था, पर आज उसकी आंखों में भी जिज्ञासा की चमक थी। वो शहर के चौराहों से होते हुए उन गलियों में पहुंचा जहां लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, आकाश खो गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, आकाश खो गया है? कौन सा हिस्सा खो गया, नीलापन या कहानी? लोगों ने अटपटा सा देखा और कुछ चालाकों ने कहा, उसका कोई पीला सा रंग था, वो भी अंधेरा हो गया। पर किसी के पास कोई तर्क नहीं था कि क्यों ऐसा हुआ। बीरबल ने पहले खगोल शास्त्री से बात की, जिन्हें अकबर रोज दरबार में सुना करते थे। खगोल शास्त्री ने घड़ी घड़ी आकाश की ओर देखा और माथा गरमाते हुए कहा, यह कोई खगोलिक घटना नहीं, न कोई ग्रह पीछे हटे हैं, न सूर्य चंद्र का कोई विचलन है, ये मानवीय कुछ है। इस बात ने बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ा दी। मानवीय? उसने सोचा, तो कोई मनुष्य ऐसा कर रहा है जो आकाश को छुपा रहा है। उसने बाजार का रुख किया जहां दुकानदारों ने बताया कि कुछ दिनों से पास के उद्यान में अजीब सी मशीनें लगाई गई हैं और रात को उन मशीनों से आग सा उठता है जो नीचे से ऊपर की ओर काला धुआं छोड़ता है। किसी ने नाम लिया, एक तांबा कारीगर और एक अमीर व्यापारी जिनका नाम था मियां नवाब शाह। वे दोनों दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत से एक तरह का घना काला धुआं निकलता है जो आकाश को ढक देता है। बीरबल ने तुरंत वे स्थान देखा जहां मशीनें लगाई गई थी। वहां उसने पाया
कि नवाब शाह ने ऊंचे ऊंचे काले कपड़ों की बड़ी बड़ी चादरें फैला रखी थी, जैसे आसमान पर काले पर्दे टांगे गए हों। लोग बताते थे कि नवाब शाह ने यह करने का कारण बताया कि सूरज की तेज धूप से उसकी छतों पर उगी हुई दुर्लभ कंदमूलियां और रेशमी फसलें जल जाती हैं। इसलिए उसने अपने और अपने पड़ोस के लिए ये चादरें फैला दी ताकि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। पर इन चादरों से पूरे आसपास का नजारा बदल गया। न नजारा बल्कि आसमान ही गायब होता जा रहा था। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, तो आकाश खोया नहीं है, इसे किसी ने अस्थायी रूप से उधार ले लिया है। पर उसे पता था कि यह मामूली बात नहीं थी। आकाश की अनुपस्थिति ने लोगों की रूहों पर असर डाला था। किसानों का मौसम पर भरोसा डगमगा रहा था। नाविकों को रात में दिशा दिखाने वाला चांद और तारों की रोशनी नहीं मिल रही थी, और बच्चे अपनी कहानियां सुनना छोड़ चुके थे। बीरबल ने तुरंत अकबर से मुलाकात की और मामले की रिपोर्ट पेश की। अकबर को जब पूरी बात समझ आई तो उसने कहा, यदि किसी की वजह से आम जन का भला बाधित हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए, पर बिना जांच के आदेश देना ठीक नहीं। बीरबल, तुम चलकर देखो और जो उचित लगे करो। बीरबल ने पहले तो नजदीकी लोगों से यह पता लगवाया कि नवाब शाह का व्यवहार हमेशा से स्वार्थी रहा है। वो अक्सर अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए रास्ते बंद कर देता और दूसरों की जमीनें छीन लेता। पर वो इतना भी मूर्ख था कि उसने खुला विरोध भी भड़का दिया। लोगों ने शिकायत तो की, लेकिन कोई बड़ा साहस नहीं दिखाया। बीरबल ने सूझबूझ से एक योजना बनाई। यदि आकाश वापस लाना है तो न केवल नवाब शाह के पर्दे हटने चाहिए, बल्कि समाज को यह समझाना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वार्थ का अधिकार नहीं है। बीरबल ने सबसे पहले दरबार में एक बड़ा संस्कारित आयोजन रखा और कहा कि अगली रात वो एक रात का मेला आयोजित करेगा, जिसमें रात भर के गीत, सितारों की कहानियां और चांद की पूजा होगी। सभी को बुलाया गया। नवाब शाह को भी राजसी सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया ताकि उसे बुरा न लगे। नवाब शाह ने गौरववश इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, पर शर्त रखी कि उसके पर्दे नहीं हटेंगे, वरना वो विरोध कर देगा। बीरबल ने शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, वो पर्दे हटेंगे तभी जब पूरे शहर के लिए वो अच्छा हो, पर पहले हमें अंधकार में गीत सुनाने होंगे ताकि लोग जाने कि क्या खोया है। अकबर ने हंसते हुए इस आयोजन को मंजूर कर लिया, क्योंकि अकबर भी जानता था कि बीरबल के पास कुछ न कुछ नायाब योजना रहती है। मेले के दिन मोमबत्तियां, दीपक और रंग बिरंगे कागज के फूल सजाए गए। लोग आए और बीरबल ने मंच पर चढ़कर कहा, आज रात हम उन कहानियों को याद करेंगे जिन्हें हमने तारों के साथ बांटा था, जो कहानियां हमें बचपन में रोशन करती थी। वो कहानियां सुनाने लगा। किस्सा उन वीरों का जिनके नाम आकाश के तारों की तरह जगमगाते थे, और उन माओं की जो चांद की रोशनी में बच्चों को 3 कदम की दूरी तक चिल्लाते हुए भी प्यार से लोरी गाती थी। कहानी सुनते सुनते लोगों की आंखों में चमक लौटने लगी और बच्चों ने छतों पर जाकर आसमान की ओर देखा, परंतु वहां वही काले पर्दे थे जो सब कुछ छिपा रहे थे। तभी बीरबल ने एक नाटक का परिदृश्य पेश किया। नाटक में एक राजा था जिसका नाम था आसमान हरित, जिसने अपने ही महल के ऊपर बड़े बड़े कपड़े फैला दिए ताकि उसकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। नाटक में दिखाया गया कि कैसे राजा की परेशानियां बढ़ती हैं, परीक्षा में बच्चे असफल होते हैं, नाविक रास्ता भटकते हैं और किसान नहीं जान पाते कि बारिश कब होगी। नाटक की बातों में जनता ने खुद की झलक देखी और धीरे धीरे चिल्लाहटें उठने लगी। ये तो हमारे ही साथ हो रहा है। लोगों के बीच एक हलचल सी फैल गई। बीरबल ने मन से कहा, अगर कोई राजा स्वयं अपने महल की छाया को उठाकर पूरे शहर का आकाश छीन ले तो क्या वह राजा कहलाएगा या लुटेरा? जनता ने जोरदार स्वर में कहा, लुटेरा। नवाब शाह जो सभा में बैठा था, उसकी शक्ल अचानक रंग बदल गई। उसे लगा कि लोग सिर्फ मूर्ख नहीं, वे जानते हैं कि किसका भला किसने छीन लिया है। बीरबल ने अभी और कदम बढ़ाया। उसने कहा कि वो अगले दिन नवाब शाह के महल पर
एक विशेष दीक्षा का आयोजन करेगा, जिसमें परंपरागत रूप में आकाश पूजन होगा और वो विशेष उपहार नवाब शाह को दिया जाएगा। पर शर्त यह थी कि पूरे शहर के लिए आकाश की वापसी के रूप में एक पर्व मनाने के लिए नवाब शाह को अपने पर्दे हटा देने होंगे। नवाब शाह को यह प्रस्ताव भला बुरा लगा, पर उसने सोचा कि हीरो बनकर जनता का प्यार पा लेना भी अच्छा है, और अकबर की निगाह में अपना रुतबा बढ़ाना तो और भी लाभदायक था। इसलिए उसने आखिरकार हाँ कर दी। अगली सुबह नवाब शाह ने जनता और दरबार की आंखों के सामने अपने काले पर्दे हटवाने का आदेश दे दिया। लोगों ने जैसे ही देखा कि पर्दे धीरे धीरे हट रहे हैं, एक लंबी सांस ली। पहले एक पतली उजली डोरी सी निकली, फिर उधर उधर साफ नीलापन दिखाई पकड़ा। बच्चों की चिल्लाहट फिर से आकाश में। का पर्दा चाहे कितना भी मोटा क्यों न हो, पर सत्य की एक छोटी सी किरण उसे चीर सकती है। और उस किरण के लिए हमें न केवल एक बीरबल की जरूरत होती है, बल्कि हर उस व्यक्ति की भी जरूरत होती है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। एक छोटी सी सीख, सच्चाई को छिपाने वाले पर्दे चाहे कितने भी घने हों, पर जब समाज में हिम्मत और ईमानदारी साथ आए तो सच अपने आप झलक उठता है। न्याय का अर्थ केवल दोषी पकड़ना नहीं, बल्कि सुधार और सच्चाई को जीना भी है। अगली कहानी का शीर्षक बीरबल और खोया हुआ आकाश। बीरबल और खोया हुआ आकाश। उस सवेरा कुछ अजीब था। फतेहपुर सीकरी के आसपास का आकाश, जो हमेशा साफ और साफ दर्पण सा चमकता था, उस दिन जैसे कहीं छिप गया हो। लोग बाजार में यही कहते नजर आ रहे थे, आज चांद भी नहीं निकला, तारों की चमक भी गायब है। बच्चे जो रात में छत पर लेटकर अंबर की कहानियां सुनते थे, वे आज उदास और थमे हुए थे। कुछ लोग कहते थे कि ये किसी बुरी शगुन की निशानी है। कुछ घरों में बुजुर्ग ने तुरंत पूजा पाठ बढ़ा दिया। अकबर के घर और दरबार में ये खबर झट से फैल गई। जहां पनाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल जिंदगी में ऐसे कई अजीबोगरीब मसलों का हल निकाल चुका था, पर आज उसकी आंखों में भी जिज्ञासा की चमक थी। वो शहर के चौराहों से होते हुए उन गलियों में पहुंचा जहां लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात, आकाश खो गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, आकाश खो गया है? कौन सा हिस्सा खो गया, नीलापन या कहानी? लोगों ने अटपटा सा देखा और कुछ चालाकों ने कहा, उसका कोई पीला सा रंग था, वो भी अंधेरा हो गया। पर किसी के पास कोई तर्क नहीं था कि क्यों ऐसा हुआ। बीरबल ने पहले खगोल शास्त्री से बात की, जिन्हें अकबर रोज दरबार में सुना करते थे। खगोल शास्त्री ने घड़ी घड़ी आकाश की ओर देखा और माथा गरमाते हुए कहा, यह कोई खगोलिक घटना नहीं, न कोई ग्रह पीछे हटे हैं, न सूर्य चंद्र का कोई विचलन है, ये मानवीय कुछ है। इस बात ने बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ा दी। मानवीय? उसने सोचा, तो कोई मनुष्य ऐसा कर रहा है जो आकाश को छुपा रहा है। उसने बाजार का रुख किया, जहां दुकानदारों ने बताया कि कुछ दिनों से पास के उद्यान में अजीब सी मशीनें लगाई गई हैं और रात को उन मशीनों से आग सा उठता है जो नीचे से ऊपर की ओर काला धुआं छोड़ता है। किसी ने नाम लिया, एक तांबा कारीगर और एक अमीर व्यापारी जिनका नाम था मियां नवाब शाह। वे दोनों दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत से एक तरह का घना काला धुआं निकलता है जो आकाश को ढक देता है। बीरबल ने तुरंत वह स्थान देखा जहां मशीनें लगाई गई थी। वहां उसने पाया कि नवाब शाह ने ऊंचे ऊंचे काले कपड़ों की बड़ी बड़ी चादरें फैला रखी थी, जैसे आसमान पर काले पर्दे टांगे गए हों। लोग बताते थे कि नवाब शाह ने यह करने का कारण बताया कि सूरज की तेज धूप से उसकी छतों पर उगी हुई दुर्लभ कंदमूलियां और रेशमी फसलें जल जाती हैं। इसलिए उसने अपने और अपने पड़ोस के लिए ये चादरें फैला दी ताकि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। पर इन चादरों से पूरे आसपास का नजारा बदल गया। न नजारा, बल्कि आसमान ही गायब होता जा रहा था। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, तो आकाश खोया नहीं है, इसे किसी ने अस्थायी रूप से उधार ले लिया है। पर उसे पता था
कि ये मामूली बात नहीं थी। आकाश की अनुपस्थिति ने लोगों की रूहों पर असर डाला था। किसानों का मौसम पर भरोसा डगमगा रहा था। नाविकों को रात में दिशा दिखाने वाला चांद और तारों की रोशनी नहीं मिल रही थी, और बच्चे अपनी कहानियां सुनना छोड़ चुके थे। बीरबल ने तुरंत अकबर से मुलाकात की और मामले की रिपोर्ट पेश की। अकबर को जब पूरी बात समझ आई तो उसने कहा, यदि किसी की वजह से आम जन का भला बाधित हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए, पर बिना जांच के आदेश देना ठीक नहीं। बीरबल, तुम चलकर देखो और जो उचित लगे करो। बीरबल ने पहले तो नजदीकी लोगों से यह पता लगवाया कि नवाब शाह का व्यवहार हमेशा से स्वार्थी रहा है। वो अक्सर अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए रास्ते बंद कर देता और दूसरों की जमीनें छीन लेता, पर वो इतना भी मूर्ख था कि उसने खुला विरोध भी भड़का दिया। लोगों ने शिकायत तो की, लेकिन कोई बड़ा साहस नहीं दिखाया। बीरबल ने सूझबूझ से एक योजना बनाई। यदि आकाश वापस लाना है तो न केवल नवाब शाह के पर्दे हटने चाहिए, बल्कि समाज को यह समझाना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वार्थ का अधिकार नहीं है। बीरबल ने सबसे पहले दरबार में एक बड़ा संस्कारित आयोजन रखा और कहा कि अगली रात वो एक रात का मेला आयोजित करेगा, जिसमें रात भर के गीत, सितारों की कहानियां और चांद की पूजा होगी। सभी को बुलाया गया। नवाब शाह को भी राजसी सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया ताकि उसे बुरा न लगे। नवाब शाह ने गौरववश इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, पर शर्त रखी कि उसके पर्दे नहीं हटेंगे, वरना वो विरोध कर देगा। बीरबल ने शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, वो पर्दे हटेंगे तभी जब पूरे शहर के लिए वो अच्छा हो, पर पहले हमें अंधकार में गीत सुनाने होंगे ताकि लोग जाने कि क्या खोया है। अकबर ने हंसते हुए इस आयोजन को मंजूर कर लिया, क्योंकि अकबर भी जानता था कि बीरबल के पास कुछ न कुछ नायाब योजना रहती है। मेले के दिन मोमबत्तियां, दीपक और रंग बिरंगे कागज के फूल सजाए गए। लोग आए और बीरबल ने मंच पर चढ़कर कहा, आज रात हम उन कहानियों को याद करेंगे जिन्हें हमने तारों के साथ बांटा था, जो कहानियां हमें बचपन में रोशन करती थी। वो कहानियां सुनाने लगा। किस्सा उन वीरों का जिनके नाम आकाश के तारों की तरह जगमगाते थे, और उन माओं की जो चांद की रोशनी में बच्चों को 3 कदम की दूरी तक चिल्लाते हुए भी प्यार से लोरी गाती थी। कहानी सुनते सुनते लोगों की आंखों में चमक लौटने लगी और बच्चों ने छतों पर जाकर आसमान की ओर देखा, परंतु वहां वही काले पर्दे थे जो सब कुछ छिपा रहे थे। तभी बीरबल ने एक नाटक का परिदृश्य पेश किया। नाटक में एक राजा था जिसका नाम था आसमान हरित, जिसने अपने ही महल के ऊपर बड़े बड़े कपड़े फैला दिए ताकि उसकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। नाटक में दिखाया गया कि कैसे राजा की परेशानियां बढ़ती हैं। परीक्षा में बच्चे असफल होते हैं, नाविक रास्ता भटकते हैं और किसान नहीं जान पाते कि बारिश कब होगी। नाटक की बातों में जनता ने खुद की झलक देखी और धीरे धीरे चिल्लाहटें उठने लगी। ये तो हमारे ही साथ हो रहा है। लोगों के बीच एक हलचल सी फैल गई। बीरबल ने मन से कहा, अगर कोई राजा स्वयं अपने महल की छाया को उठाकर पूरे शहर का आकाश छीन ले तो क्या वह राजा कहलाएगा या लुटेरा? जनता ने जोरदार स्वर में कहा, लुटेरा। नवाब शाह, जो सभा में बैठा था, उसकी शक्ल अचानक रंग बदल गई। उसे लगा कि लोग सिर्फ मूर्ख नहीं, वे जानते हैं कि किसका भला किसने छीन लिया है। बीरबल ने अभी और कदम बढ़ाया। उसने कहा कि वो अगले दिन नवाब शाह के महल पर एक विशेष दीक्षा का आयोजन करेगा, जिसमें परंपरागत रूप में आकाश पूजन होगा, और वो विशेष उपहार नवाब शाह को दिया जाएगा। पर शर्त यह थी कि पूरे शहर के लिए आकाश की वापसी के रूप में एक पर्व मनाने के लिए नवाब शाह को अपने पर्दे हटा देने होंगे। नवाब शाह को यह प्रस्ताव भला बुरा लगा, पर उसने सोचा कि हीरो बनकर जनता का प्यार पा लेना भी अच्छा है, और अकबर की निगाह में अपना रुतबा बढ़ाना तो और भी लाभदायक था। इसलिए उसने आखिरकार हाँ कर दी। अगली सुबह नवाब शाह ने जनता और दरबार की आंखों के सामने अपने काले पर्दे हटवाने का आदेश दे दिया।
लोगों ने जैसे ही देखा कि पर्दे धीरे धीरे हट रहे हैं, एक लंबी सांस ली। पहले एक पतली उजली डोरी सी निकली, फिर उधर उधर साफ नीलापन दिखाई पकड़ा। बच्चों की चिल्लाहट फिर से